ओके सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सब बढ़िया। सो फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड लास्ट चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी। कल हम लोग आयर एनवायरमेंट करेंगे और बीते हुए कल में हम लोगों ने किया था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कुछ कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में ऐसे समझाए थे जैसे कि आप हेरिडिटी का चैप्टर पढ़ रहे हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो चैप्टर का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज अभी इसके बाद इस वाले सेशन के बाद वो वाला देख लेना। एंड इसी के साथ मैं पूरी सेक्शन ए पूरा बायोलॉजी आप लोगों का फिनिश करूंगी। आज हेरिडिटी का चैप्टर, कल आर एनवायरमेंट, और परसों क्या आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज। परसों वैसे आपका इंग्लिश का पेपर है तो मैं बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं रखूंगी। आई विल गिव यू सम प्लान्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर साइंस एग्जाम। जो लास्ट फ्यू डेज होंगे उसमें कुछ धमाकेदार सेशंस आएंगे, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आप लोगों को इतना ज्यादा बेनिफिट देगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। आपका साइंस का पेपर मतलब फुल मार्क्स के बहुत करीब होने वाला है अगर आपने मेरे वो लास्ट फ्यू डेज के सेशंस देख लिए तो। और ये वाले सारे सेशंस तो देखने ही हैं क्योंकि सारे चैप्टर का अगर पूरा पूरा रिवीजन करना है ना तो यहाँ पे तो आपको आना ही पड़ेगा। सो वेलकम टू सोना मोहिनी बायोलॉजी। मैं हूँ सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और मैं बना रही हूँ इंडियाज लार्जेस्ट बायोलॉजी कम्युनिटी एंड यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट। सो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। ये जो चैप्टर है हेरिडिटी, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन के पास होने की बात हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट विद इन 1 आवर में ये चैप्टर इतना क्लियर कट कर दूंगी ना तुम्हारे लिए कि तुम्हें लगेगा कि मैम ने बिल्कुल ऐसे शरबत की तरह घोल के पिला दिया है हेरिडिटी चैप्टर। सो आप देख सकते हो पीछे हमारी पीपीटी है और हम ग्रीन स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अभी ना शुरू शुरू में आप लोगों को ऐसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वी आर जस्ट स्टार्टिंग समथिंग न्यू। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप और ज्यादा बच्चे जुड़ते जाओगे मेरे साथ, वैसे वैसे आपको हर चीज की क्वालिटी, हर चीज का एक्सपीरियंस बेटर मिलता जाएगा। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में जाओ, अभी आप 10th में हो, कुछ महीने बाद आप 11th में होगे, नीट की तैयारी कर रहे होगे या सीयूईटी की तैयारी कर रहे होगे, हर स्टेज ऑफ लाइफ में आई विल बी देयर फॉर यू फॉर योर बायोलॉजी। एटलीस्ट बायोलॉजी, बाकी के सब्जेक्ट्स का तो देखते हैं जैसा भी फेवरेबल हो। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, हेरिडिटी चैप्टर। मैं हो जाती हूँ थोड़ी सी छोटी और चली जाती हूँ एक कोने में ताकि आप लोगों के पढ़ाई में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो। दैट्स राइट। चलो ओके सो ये है चैप्टर हेरिडिटी। एंड इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, देर इज अ स्पेशल अनाउंसमेंट एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, आई जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ योर्स। ये है मेरा खुद का एप्लीकेशन सोना मोहिनी बायोलॉजी, और इसका लोगो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे और इस नाम को सर्च करोगे, आपको ये ऐप सामने दिखेगी। यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट। मेरे जो भी सेशंस हो रहे हैं वाईटी पर, उन सब का आपको जो पीडीएफ है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ इसकी पीडीएफ हो गई, पिछले जो जितने भी लेक्चर्स मैंने करे, मैंने लाइव प्रोसेसेस करवा दिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा दिया, मैंने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स करा दिया। हर चैप्टर के सेशन का पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे ऐप पर। वहां पे फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको मिलेगा, 3 डैशेज होंगे लेफ्ट साइड में, और वहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिलेंगे फ्री टेस्ट एनरोल करने पर। 10th क्लास के बैच को आप एनरोल करोगे एंड इट विल जस्ट टेक 1 रुपी एज अ मिनिमल चार्ज, ताकि आप बैच में एनरोल हो जाओ ऑफिशियली।
और उसके बाद जो भी कंटेंट है, मैक्स टू मैक्स कंटेंट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू फॉर योर साइंस बोर्ड एग्जाम, और वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। सो दिस इज अ गुड चांस, और आगे चल के आने वाले क्लासेस में भी आप ऐप में बने रह सकते हो, ताकि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कहीं पर भी इधर उधर भटकना ना पड़े। बाकी आप मुझसे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ कनेक्ट करोगे एंड यू वोंट वांट एनीवन एनीवेयर एल्स टू गो। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी पढ़ने से पहले ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। मैं चश्मा लगा देती हूँ, नहीं तो सब धुंधला धुंधला लागे, किसी पे भी फोकस नहीं है। चलो, तो हेरिडिटी पढ़ने से पहले वी हैव टू नो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? दिस इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स बच्चों, और जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं जीन के बारे में, कि जीन कैसे ट्रैवल कर रहा है, कहां से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा जो मिलेनियल्स रहे होंगे, और आप हो जेन जी, यानी कि इस जनरेशन के बच्चे। अभी के टाइम पर जो बच्चे इन्फेंट एंड टॉडलर हैं वो हैं बीटा जनरेशन के बच्चे, अल्फा जनरेशन के बच्चे, है ना। तो अलग अलग जनरेशन जब आ रही हैं, हमारे थॉट्स डिफर करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल डिफर करता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस जो मैं आपको बता रही हूँ ये है एक्सटर्नल चेंजेस। बट व्हाट अबाउट इंटरनल चेंजेस? अगर आपने कल वाला लेक्चर मेरा देखा है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, देन यू मस्ट बी नोइंग कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से होना क्यों जरूरी है। बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट वेरिएशन। और वेरिएशन क्या होता है? जो भी चेंजेस पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग के बीच नजर आता है, चाहे वो एक्सटर्नल चेंज हो या इंटरनल चेंज हो या कैरेक्टरिस्टिक वाइज चेंज हो, वो चेंज पॉसिबली, ज्यादातर मतलब प्रोबेबिलिटी है 97 to 98% वो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। और पॉजिटिव वेरिएशन हमेशा इवोल्यूशन को लीड करता है। हम अभी भी चार पांव पर बंदरों की तरह नहीं चलते, हम आदिवासियों की तरह जंगलों में नहीं रहते। धीरे धीरे करके हमारा माइंड डेवलप हुआ, हमारी बॉडी डेवलप हुई। अभी हमारे बाल मतलब हमारी बॉडी में भालू जैसे बाल नहीं निकले हुए हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके चीजें बेटर होती गई। और आने वाले जनरेशन में जैसे आप हो सकता है हमसे ज्यादा समझदार हो, हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, इसीलिए आने वाले टाइम में हमेशा बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे डिस्कवरीज होती रहती हैं। ये पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई भी चीज समय पर आने वाले टाइम पर ही होगी। एक चीज बेटर होते होते वो बेटरमेंट और बढ़ेगा, वो और बढ़ेगा, और तब करते करते हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड यूज किया है एडवांसमेंट, ये याद रखना, ये वर्ड मैं दोबारा यूज करूंगी और आपको फिर रिलेट होगा। सो बेसिकली जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच है। क्या है ये? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है कि नहीं, इसके बारे में भी मैं बताती हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अगर हेरिडिटी स्किप कर दिया तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि सेक्शन ए तो पूरा बायोलॉजी का आ रहा है, जिसमें लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आर एनवायरमेंट तो ईजी होता है, वो सारे बच्चे कर लेंगे, और वो 5 नंबर का भी होता है। हेरिडिटी से कितना ही नंबर बन जाएगा। बट तुम ये सोचो हेरिडिटी में कितने ही टॉपिक्स हैं। आप चाहो तो आधे घंटे के अंदर अपना हेरिडिटी मतलब ऐसे बढ़िया कर सकते हो, मतलब ठीक है, एकदम पॉलिश कर सकते हो। अगर आपको कम समय में कोई चैप्टर पॉलिश करने को मिल रहा है, देन व्हाई नॉट, व्हाई यू हैव टू स्किप इट। अगर आप गोल कर रहे हो, एम कर रहे हो 95% से ज्यादा लाने का, या एटलीस्ट 95% लाने का, कभी भी ये मत सोचना कि आप कोई चैप्टर स्किप करोगे। यहाँ से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, और इतने डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, अपने आप आपका पेन चलने लगेगा, बशर्ते कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। और कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट नहीं है, वो मैं आपके लिए इजी बना रही हूँ। सो
जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। व्हाट इज हेरिडिटी? कहते हैं ना तुम्हें विरासत में क्या मिला है? विरासत। तो कुछ लोग कहेंगे मुझे विरासत में इतने बीघा जमीन मिली है, इतनी प्रॉपर्टी मिली है, सोने चांदी सब मिले। असली विरासत हर इंसान की क्या होती है? कैरेक्टर्स। ये होती है असली विरासत। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मम्मी पापा से जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं बच्चों को, वो होती है इनहेरिटेंस, और इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशन यहाँ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि पेरेंट दो इन्वॉल्व हैं। और दो पेरेंट के जब जीन्स आपस में शफल करते हैं तो वो किस तरीके से बच्चे में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। जस्ट लाइक कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको बेटा होगा या बेटी होगा, तो बेटी होगी, दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा वाला स्पर्म जाकर फर्टिलाइज किया करेगा या किया है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म। उसी तरह से अगर मान लो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाकर फर्टिलाइज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटी होगी। अब उस बेटी में कौन कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से आ रहे होंगे, ये चीज कैसे डिटरमाइन होगी? कि उन दोनों क्रोमोसोम्स में पेरेंट के, दोनों पेरेंट के अपने अपने जर्म सेल के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स में कौन कौन से जीन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो जीन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो डोंट वरी, अभी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। चलो थोड़ा सा ना ये थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, देन आई मेक इट फॉर यू एंड देन आई मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेरिएशन। यानी कि जो भी कैरेक्टर या ट्रेट में डिफरेंस आता है मम्मी पापा और बच्चे के बीच में, उसे वेरिएशन कहते हैं। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा अपने रिश्तेदारों को बोलते हुए कि अरे इसकी तो नाक बिल्कुल इसके पापा पर गई है, इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी मम्मी पर गई है, यार इसका तो जो स्किन कलर है ना ये बिल्कुल इसकी माँ पर गया है, बाल देखो इसके, मेरी बेटी मतलब नानी ऐसे कह रही है, मान लो मेरी बेटी के भी बाल ऐसे हुआ करते थे, मेरी नातिन के भी ऐसे ही हैं। मतलब ये सारी चीजें जो आप सुन रहे हो ना, ये जो सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कंपैरिजन सिर्फ आपके और आपके मम्मी पापा के बीच किया जा रहा है, इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर का जेनेटिकली ट्रांसफर होना, यानी इनहेरिटेंस होना। आपने उनके कैरेक्टर को इनहेरिट किया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पेरेंट के बॉडी में कहीं पर बर्थ मार्क है, ठीक है, वो बर्थ मार्क जेनेटिकल अगर है तो कभी कभी उनके बच्चों में भी वो चीज दिखने लग जाती है, वो वाले कैरेक्टर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। और कभी कभी ये मैटर ऑफ चांस भी होता है। कहने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन मम्मी पापा के जीन्स में प्रेजेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन शफल होकर आपके में आती है। अब मान लेते हैं आप लोग तीन भाई बहन हो, तो आपके मम्मी पापा ने तीनों भाई बहनों को जन्म दिया, तो जरूरी नहीं है कि तीनों भाई बहन एक जैसे दिखें, उनमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। आप जितनी बार भी शफल करोगे डेक ऑफ कार्ड्स को, और शफल करके आप 10 कार्ड्स हर बार निकालोगे तो हर बार कॉम्बिनेशन अलग निकलेगा। उसी तरीके से जितने बार भी पेरेंट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जितनी बार भी उनके जीन्स शफल करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन हो जाती है। दिस इज जस्ट लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दैट यू हैव स्टडीड इन मैथ्स, मे बी इन क्लास 10th। हाँ चलो, so heredity, which is also known as inheritance or biological inheritance, refers to the process by which, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो कैरिड है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वो पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी हो सकता है, बट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा ना तो कोई शफलिंग नहीं होगी, कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, और स्पेशली कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, उसी का डीएनए पूरा पूरा जा रहा है उनके बच्चे पर। तो इसीलिए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जब बाइनरी फिजन होता है तो उनके डॉटर सेल्स बिल्कुल हु बहू दिखते हैं, कोई कैरेक्टर में वेरिएशन नहीं आता, कोई डिफरेंसेस नहीं होते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब
इनहेरिटेंस होगा तो वेरिएशन भी साथ में होगा। अब इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसी को हम कहते हैं जीन्स। समझ में आया? आई एम श्योर नहीं आया होगा। ट्रेड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीन्स क्या है, डीएनए क्या है। आई नो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिबंक इट ऑल। नाउ सी, बेसिक बेसिक बात करते हैं हम लोग, ठीक है? क्या मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसेस छोड़े हैं? मैं लास्ट में आ जाती हूँ, लास्ट में आई होप हमारे पास स्पेस होगा। चलो यहाँ पर आती हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग वापस से जाएंगे वो जीन्स वाले पार्ट में। ये बनाया मैंने एक सेल, और ये है सेल के अंदर का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे। इसे हम अगर थोड़ा सा जूम करते हैं तो क्या आपको ये क्रोमेटिन फाइबर्स ऐसे 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 उलझे हुए धागों की तरह दिखेंगे? ऑब्वियसली दिखेंगे। हर एक सेल एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होकर ये कंडेंस होता है। इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर के जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये कंडेंस होंगे। अब जब ये कंडेंस होंगे तो वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। क्रोमोसोम्स आपको बहुत डिस्टिंक्टली विजिबल होगा। आप लोगों ने क्लास 9th में सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, राइट? सेल के साथ साथ आपने सेल डिवीजन भी पढ़ा होगा। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवाइड करने से पहले अपना डीएनए डबल कर लेता है, अमाउंट में, नंबर में नहीं, अमाउंट में, ठीक है? तो ये हो गए सारे क्रोमोसोम्स कंडेंस होने के बाद। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, आफ्टर कंडेंसेशन इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और मैंने तो मान लो यहाँ पर 5 ही क्रोमोसोम बनाए हैं, होते हैं ह्यूमंस में 46 इन ईच सेल, इन ईच सेल। ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ना हम और जूम करेंगे, थोड़ा और अंदर की बात जानने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये एक बड़ा सा क्रोमोसोम मैंने बना लिया है, दिस इज द सेंट्रोमियर, जहां से डिवीजन एक्चुअली होती है, ठीक है? ये है क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ होगा बच्चों? एनी आइडिया? अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहोगे तो बेटा जी, ये खूब सारे डीएनए के मॉलिक्यूल बोल दो या डीएनए स्ट्रैंड बोल दो, उससे बना हुआ होता है, ठीक है? मैंने एक सिंपल सा पिक्चर बनाया और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल बना हुआ है, मतलब कि कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग करके डीएनए के जो थ्रेड्स हैं, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, वो कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होकर कुछ इस तरीके के शेप में आ जाते हैं क्रोमोसोम। और ये जब डिकंडेंस होता है तो वो बिल्कुल ऐसे धागे के गुच्छे की तरह होता है। थोड़ा सा ना हम और डीप में आएंगे, और डीप में आएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ये कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे दो धागे आपस में लिपटे हुए हों। ये होता है स्ट्रक्चर डीएनए के स्ट्रैंड का। दिस इज नोन एज डीएनए, ठीक है? हर डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब कि शुगर बेस होगा, उसके बाद सॉरी शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा। चलो ठीक है, वो समझ में, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। इतने लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं, लगभग 2 सवा 2 मीटर का एक डीएनए स्ट्रैंड होता है, और बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में। सो हर डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। किस चीज की? किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के प्रोटीन को बनाने के लिए। तो मान ले यहां से यहां तक का जो डीएनए का पार्ट है ना, ये एक ऐसा पार्ट है डीएनए का जो किसी इंसान में अगर चला गया एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो वो आई के कलर को डिटरमाइन करेगा। अब आई कलर तो
कुछ भी हो सकता है। बहुत लोगों की ब्राउन आईज होती हैं, कुछ की ब्लैक आईज होती हैं, कुछ की सी ग्रीन आईज होती हैं, कुछ की हल्की सी येलोइश या ग्रेश आईज होती हैं। सो देयर आर मल्टीपल वैरायटीज ऑफ आई कलर, राइट। तो आई कलर में यहाँ पे मान के चलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राउन आईज या ब्लू आईज। चलो ब्राउन आईज करते हैं। अब ये डीएनए इस क्रोमोसोम में था, ये क्रोमोसोम इस सेल के अंदर था। ये सेल अगर किसी मेल या फीमेल का जर्म सेल हुआ है ना, तो उसमें होगी मियोसिस। और हर आई कलर के दो वेरिएंट्स हो सकते हैं, दो वेरिएंट्स हो सकते हैं। अभी मान के चलते हैं ब्लू कलर या ब्लैक कलर और ब्राउन कलर। दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फॉर ब्राउन आई कलर। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये सेगमेंट जो है डीएनए का, ये छोटा सा सेगमेंट जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, ये सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर के आई ब्राउन आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। यानी कि ये जैसे ही ये वाला पार्ट किसी बच्चे में जाएगा, वो उस बच्चे को ब्राउन कलर आई का प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन देगा, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये जिस पार्ट की मैं बात कर रही हूं बच्चों, एक्चुअल में यही कहलाता है जीन। एक्चुअल में यही कहलाता है जीन। ठीक है, यानी कि हर एक जीन कंट्रोल करता है बॉडी के अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए। वो फीचर कुछ भी हो सकता है कि हार्ट कैसा होगा, हार्ट में कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ब्रेन का डेवलपमेंट कितना होगा, कैसा होगा, ईयर कैसे लोब, ईयर का लोब कैसा होगा, फ्री होगा या अटैच्ड होगा। ठीक है, हेयर का कलर क्या होगा, स्किन का टेक्सचर क्या होगा, स्किन का कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, लिप का शेप क्या होगा, आई का शेप क्या होगा, आईब्रोज फुलर होंगे या स्कार्स होंगे, नेक होगी या नहीं होगी, हाथ कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, फिंगर्स पांचों होंगे या नहीं होंगे, किडनी, हार्ट, हमारा लंग्स, हमारे ब्लड वेसल्स, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है जीन के अंदर। और चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके पास अपने अपने तरीके के इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना। मान लेते हैं मेल के पास कोई डिफेक्टिव जीन है, फीमेल के पास वो डिफेक्टिव जीन नहीं है, तो अब इन दोनों का के जर्म सेल्स का जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो बच्चे में वो डिफेक्टिव जीन जाएगी कि नहीं जाएगी, ये कैसे पता चलेगा। ये ऐसे पता चलेगा कि वो जीन डोमिनेंट है या रिसेसिव है। जो आई है पेरेंट से, एक पेरेंट से, वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर फीमेल के पास वैसी कोई जीन है ही नहीं, तो एक के होने से बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर फीमेल के पास भी वैसी जीन है, तो बच्चा वैसा ही डिफेक्टिव निकल जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक तो बहुत हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी, मतलब जो बेसिक आइडिया होता है हेरिडिटी का वो समझ में आ गया होगा। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद जीन्स। तो इसीलिए कहते हैं कि जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि यही डिसाइड करता है व्हाट इज द जीन। इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग, क्या कंट्रोल करने के लिए, कैरेक्टर्स। दीज आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, छोटे छोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए जो हैं वो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन कोड करते हैं कोडॉन्स के फॉर्म में। अब आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको कोड कोडॉन सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेगमेंट ऑफ डीएनए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड्स और कोडॉन्स, जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाने के लिए उस कैरेक्टर के प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रखता हो। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक
आपके पास एक लेटर आया है, उस लेटर के अंदर क्या लिखा है, उस लेटर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप मान लो कोई सीक्रेट स्पाई एजेंट हो, कोई एफबीआई और समथिंग, राइट। ऐसा इमेजिन करो अपने आप को। आपके पास एक खुफिया जानकारी आई है, उस खुफिया जानकारी में कुछ ऐसे चीजें कोड वर्ड्स में लिखे हुए हैं जो सिर्फ आपको समझ में आएगा। आप उसे इंटरप्रेट करोगे अपने दिमाग में कि ये कोड वर्ड का मतलब क्या है, एंड देन यू विल टेक एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट इट इज रिटन ओवर देयर। उसी तरह से पेरेंट से बच्चे में जो भी जीन्स जाती हैं, वो जीन एक लेटर की तरह है। अब बॉडी ना वो लेटर एक एक करके खोलेगी। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो ये जो 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड है, ये क्यों है? ताकि धीरे धीरे एक एक लेटर खुले, एक एक जीन का डिकोडिंग हो और उस हिसाब से प्रोटीन बनती जाए, ताकि वो सारे कैरेक्टर्स बच्चे में इंस्टॉल हो जाएं। समझ में आया? चलो। सो ये इनकोड करती है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स या फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स। बेसिकली यही है कि आरएनए या प्रोटीन, ये दो चीजें हैं जो उन कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए रिप्रेजेंट करेगी। So this helps in maintaining generational variation and evolution of species. अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगी। ट्रेड्स क्या है? इट रेफर्स टू एनी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब दो तरह की ट्रेड्स होती है, अक्वायर्ड और इनहेरिटेड। अक्वायर्ड ट्रेड का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना, बिजनेसमैन लोग कहते हैं कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली। जैसे कि बाईजूस ने जूनियर वाइट हैट ऐसा करके, व्हाइट हैट जूनियर, हाँ, व्हाइट हैट जूनियर को अक्वायर कर लिया था। अलग अलग कंपनीज छोटी और कंपनीज को अक्वायर कर लेती हैं, यानी कि अपने खुद के एक्सपीरियंस, अपने खुद के काबिलियत पर दूसरों को हासिल कर लेना। तो इसी तरीके से अक्वायर ट्रेड का मतलब होता है कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो आपको आपके मम्मी पापा से नहीं मिला, आपको आपके एक्सपीरियंस से मिला, आपको आपके लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से मिला। जैसे कि मान लो आपके मम्मी पापा को डांस का स्किल नहीं है, डांस करना नहीं आता, बट आप बचपन से डांस क्लास में गए हो और धीरे धीरे करके आपने वो स्किल अनलॉक कर दिया, आपने वो स्किल को अक्वायर कर लिया है। दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, टू मूव हैंड्स इन अ पर्टिकुलर वे, टू डू ऑल द काइंड ऑफ जेस्चर्स। अगर आप क्लासिकल डांस करोगे तो यू मस्ट नो अलग अलग मुद्राज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या की, आपने अक्वायर कर ली। और जो चीज इनहेरिटेड होती है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके पेरेंट से ही मिल सकती है। बेसिकली जो चीज आपको आपके पेरेंट्स से मिली, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेड। जो चीज आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिली, दैट इज acquired trait. Now, inherited traits are passed down from parents to offspring through genetic material in the form of genes. बहुत ही लेम सा है ये, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया हो गया। अगर दोनों पेरेंट्स के पास ब्राउन या ब्लैक हेयर है तो ऑफस्प्रिंग या तो ब्राउन या ब्लैक हेयर ही इनहेरिट करेगा, या कॉम्बिनेशन में इनहेरिट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से उसके ब्लॉन्ड बाल आ गए, ठीक है। या तो ब्लैक या तो ब्राउन, क्योंकि दोनों पेरेंट के पास यही दोनों है। अक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स हैं जो डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये कोड नहीं होते डीएनए में। मतलब कि मान लो आपने कोई ट्रेड अक्वायर कर लिया है अपने लाइफ टाइम में, वो आपके डीएनए में नहीं चला गया, वो बस आपका अपना खुद का अक्वायर किया हुआ है। आपके बच्चों में आपका वो ट्रेड नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि बिजनेसमैन का बेटा हमेशा बिजनेसमैन ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका इंटरेस्ट है, उसने नहीं अक्वायर की है वो सारी स्किल्स जो आपने अपने लाइफ टाइम में अक्वायर की है। तो उसकी इंटरेस्ट और उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो अपना करियर जब चूज करेगा, तो हो सकता है कि वो बिजनेसमैन से डिफर हो, बिजनेस से डिफर हो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स की जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। सो दैट इज फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, रिसेसिव, डोमिनेंट एंड ऑल दैट। सो फिनोटाइप क्या होता है? मान लो आपके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली जीन आई है। कैपिटल टी वाली जीन आई है मान लेते हैं आपके फादर से, और स्मॉल टी वाली जीन आई है आपके पास मदर से। ये दोनों हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन जो है, जीन का मतलब वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं हाइट का कैरेक्टर।
हर जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एलिल्स। अब हाइट के भी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, या तो हाइट टॉल होगी या तो बच्चा जो है वो छोटू सा रह जाएगा, बौना रह जाएगा, डॉर्फनेस। मान लेते हैं फादर से टॉलनेस वाली, कैपिटल टी डिनोट्स फॉर टॉलनेस और स्मॉल टी डिनोट्स फॉर डॉर्फनेस। मान लेते हैं फादर से उसे टॉलनेस वाली एलिल मिली, जीन एक ही है हाइट, बट उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, एलिल, यानी कि टॉलनेस या डॉर्फनेस। ठीक है, सो फादर से टॉलनेस आया और मदर से आया डॉर्फनेस। यहां पर जब ये दोनों आपस में मिलते हैं एक बच्चे में, एक ऑफस्प्रिंग में, तो बच्चा या तो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, लेकिन नहीं, यहां पर जेनेटिक्स की एक खूबसूरती है, या हम कह सकते हैं मदर नेचर का एक ब्लेसिंग है, कि जब आपके पास एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलिल होगा ना, तो डोमिनेंस शो करेगा। डोमिनेंस शो करेगा मतलब वो खराब वाले एलिल को, वो दबे हुए, वो बुरे वाले एलिल को दबा देगा, सप्रेस कर देगा। इसीलिए दबा हुआ एलिल कहलाता है रिसेसिव, और उभरता हुआ एलिल जो दिखेगा, एक्सप्रेस होगा, उसे हम कह देते हैं डोमिनेंट। उसे हम कह देते हैं डोमिनेंट। तो फिनोटाइप का मतलब है कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में या ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो जाए, दैट इज फिनोटाइप। ठीक है, तो ये डिटरमाइन होता है जेनेटिक मेकअप से भी और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से भी। जेनेटिक के मेकअप का ये मतलब नहीं है कि जीन से मेकअप कर रहे हैं, ब्लश व्लश लगा रहे हैं, नहीं। जेनेटिक मेकअप का मतलब होता है ये जो मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली जीन बच्चे में आ गई है, ये वाली जीन बच्चे में आ गई है, फिर भी बच्चा निकलेगा टॉल। जबकि उसके पास एक डॉर्फ वाली एलिल है, फिर भी वो टॉल निकलेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला जो टी है, ये कैपिटल टी जो है, ये ओवरऑल अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाता है और दूसरे वाले एलिल को सप्रेस कर देता है कि तुम बैठो, मैं हूं, तो मेरे रहते तुम नहीं निकल सकते बाहर। ठीक है, जीनोटाइप क्या है? ये है जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द जीनोटाइप। अब तुम किसी के बॉडी के अंदर घुस के तो देख नहीं रहे हो कि उससे कौन सा जीन मिला, तो यूजुअली जो हम देख रहे होते हैं सामने से, वो हम फिनोटाइप देख रहे होते हैं। जीनोटाइप हमें बाद में पता चलेगा जब हम उसकी जेनेटिक स्टडीज करेंगे तब। तो जो भी सेट ऑफ जीन्स है, जो भी ऑर्गेनिज्म कैरी करता है, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के पास जो दो कॉपी आई है एलिल की, वो दोनों सेम है, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, मतलब मम्मी पापा दोनों से सेम टाइप की एलिल आ गई फॉर द सेम जीन, फॉर द सेम कैरेक्टर। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। यहाँ पर तो मतलब खराब वाले कैरेक्टर का कोई नौबत ही नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा नौबत, अगर दो रिसेसिव एलिल जुड़ गए ना, मतलब मम्मी से भी खराब वाली एलिल आ गई और पापा नसीब इतना खराब कि दोनों मम्मी पापा से खराब खराब ही जीन्स आ गए, तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुम अपने किस्मत को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो वो बच्चा बन जाएगा बौना सा। ओके, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि दो डिफरेंट एलिल आ गए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी। बट जो हेट्रोजाइगस हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती, क्योंकि उनके हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलिल है वो संभाल लेता है, वो जिम्मेदारी उठा लेता है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर बात करें डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट की, तो डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है जो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करेगा। मतलब जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, मतलब अच्छा वाला भी एलिल है, टॉलनेस वाला और डॉर्फनेस वाला भी एलिल है, पर फिनोटाइप में एक्सप्रेशन कौन सा आएगा? टॉलनेस का एक्सप्रेशन आएगा, बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंट वाला थिंग इन द हेट्रोजाइगोट्स। तो मैंने अभी बोला ना कि हेट्रोजाइगस लोगों को नहीं टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि फिनोटिपिकली वो हमेशा डोमिनेंट ही दिखेंगे। डोमिनेंट एलिल हमेशा कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस होता है। रिसेसिव ट्रेट वो है जो होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस कर पाए, मतलब अगर वो कैप स्मॉल टी होता
तो वो बच्चा होता डॉर्फ। इसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जब डॉर्फनेस नजर आएगा। तो एक ही कंडीशन पर डॉर्फनेस नजर आ सकती है, अगर उसे दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव एलील मिला है तो। ठीक है, और ये हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। आप किसी भी जीन या उसके कैरेक्टर के लेटर्स को डिनोट करोगे ना, तो स्मॉल लेटर इज ऑलवेज फॉर रिसेसिव एलील और कैपिटल लेटर इज ऑलवेज फॉर डोमिनेंट एलील। अब एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो, क्वेश्चन करने का तरीका, एमसीक्यू करने का तरीका बताती हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, ये कीवर्ड को ढूंढा करो और उसे अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि दिमाग में बैठा रहे कि सही नहीं पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, ऑब्वियसली। मैंने कहा ना, शरीर में जो भी चीजें हैं, खून लाल होगा कि पीला होगा, दिल धड़केगा कि नहीं धड़केगा, दिल में कितने चेम्बर्स होंगे तुम्हारे, तुम्हारा किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होंगे, तुम्हारे अओर्टा कितनी लंबी होगी, कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी, तुम्हारी आंखों के अंदर जो रेटिना है वो एक्सपैंड होगा नहीं होगा, प्यूपिल का क्या साइज होगा, एवरीथिंग, हर माइन्यूट डिटेल एक कैरेक्टर होता है, और हर एक कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, और हर एक जीन डीएनए में पाया जाता है, और डीएनए क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस सेल में। यानी हर एक सेल के अंदर आपके जीवन की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब है। तो फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, इज इट करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, yes. For production of every enzyme, there is a gene. Yes. For every molecule of fat, there is a gene. Yes. अब बताओ इसमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा, जब मैंने सब में यस 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 बोला है तो। सी, अब ध्यान से सुनना। हर एक हार्मोन क्या होता है? हर एक हार्मोन होता है प्रोटीन, है ना? तो यानी कि हर तरह का कोई भी जीन है वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का स्पेसिफिक वो कोड देगा। प्रोटीन भी लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन में, और एंजाइम भी लिखा हुआ है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। अरे बेटा, अगर ये जेनेटिकल होता तो मोटे मम्मी पापा का बच्चा मोटा ही होता, जरूरी नहीं कि वो पतला होता। पतले माँ बाप का बच्चा फिर कभी मोटा नहीं हो सकता। मोटापा यानी कि फैट कितना जमा होगा बॉडी में, इसके लिए कोई जीन नहीं होती है। ये तुम्हारे डाइट और तुम्हारे लाइफस्टाइल, ये तुम्हारा क्या है, अक्वायर्ड कैरेक्टर है, अक्वायर्ड ट्रेट है ये। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। नेक्स्ट, नाउ मेंडल्स वर्क, ग्रेगर। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत 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 के बारे में। ये इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं ग्रेगर जोहान मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। ये हमारे जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ये हमारे जेनेटिक्स के देवता हैं। इन्होंने ही जेनेटिक्स की शुरुआत की थी बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। मटर के पौधे में इन्होंने इतनी एक्सपेरिमेंट्स करी कि लगभग 1856 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 1863 तक लगभग ये 8-9 साल तक करते रहे, विद द एम ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। अच्छा, कोई भी चीज जब शुरुआत होती है ना, तो उसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला चैनल सोना मोहिनी बायोलॉजी, इसमें आपको बहुत सारे इम्परफेक्शंस दिखेंगे। हो सकता है आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी ना लग रही हो सकता है वॉइस में थोड़ा सा आपको रिफाइंड वॉइस ना सुनाई दे रही हो सकता है आपको अभी शुरू शुरू में ज्यादा कंसिस्टेंसी भी ना दिख रही हो, या हो सकता है कि आपको कंटेंट में भी थोड़ी बहुत कमी दिख रही हो। बहुत सारे इम्परफेक्शंस होंगे, बट कोई भी चीज बेस्ट तभी बनती है जब वो शुरुआत से इम्परफेक्ट होते होते खुद को और बेटर बनाते जाता है। तो आज के टाइम में जब हम बात करें मेंडल के काम की, तो इनके काम में हमें बहुत सारे खराबियां भी दिखी हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसके बारे में इन्होंने बात ही नहीं की, जो जेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जेनेटिक्स उस उन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंसिडर किए बिना जेनेटिक्स की पढ़ाई ही तुम नहीं कर सकते।
बट मेंडल सर में ना एक खास बात थी, क्या कि उन्होंने शुरुआत कर दी बच्चों। तो जो शुरुआत करता है ना, जो पायनियर होता है, उसने अपनी आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की जेनेटिक्स की। इन्होंने जेनेटिक्स की फील्ड में इतने अच्छे अच्छे रिसर्चेस रिप्रेजेंट किए, जिसके बलबूते बाकी के साइंटिस्ट को एक रास्ता मिला कि इसके बाद की पढ़ाई की जाए, इसके बाद के रिसर्चेस किए जाए, और तब जाके आज हम जेनेटिक्स के फील्ड में इतने आगे हैं, इतने एडवांस्ड हैं। ठीक है। So the rules of inheritance of traits are based on the fact that genetic material is contributed equally by both mother and father. तो हमारे इंडिया में ना एक बहुत ही कुप्रथा कह लो, या कि बैड टैबू कह लो, एक तरह से स्टिग्मा कह लो, कि कोई भी चीज जब बच्चे में खराब निकलती है तो किसी एक पेरेंट पर थोप दिया जाता है कि ये तो तुम पे गया है, ये तो मेरी मेरी औलाद तो ऐसी हो ही नहीं सकती, सारे इस तुम्हारे ही कैरेक्टर्स इसमें गए हैं, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही वजह से ही ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वो तो चलो एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, बट जेनेटिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। if a if a child is having any kind of problem, तो genetically उसका contribution mother और father दोनों का होता है। ठीक है। So for each trait a child will inherit two versions or two alleles। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक कैरेक्टर के दो वर्जन होते हैं, जैसे हर एक सिक्के की दो पहलुएं होती है। एक कॉइन है, उसमें हेड्स होगा और दूसरी तरफ टेल होगा, है ना, हेड एंड टेल। उसी तरह से हर जीन के दो पहलू होंगे, दो ऑल्टरनेटिव्स होंगे, या तो ये या तो वो। तो अगर दो पेरेंट से एक कैरेक्टर आया है, तो बच्चे के पास या तो ये या तो वो वाला ऑप्शन रहता है, मतलब कि या तो हेड या तो टेल, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। कभी ऐसा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है कि दोनों तरफ से डोमिनेंट डोमिनेंट, कभी ऐसा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है कि दोनों तरफ से रिसेसिव रिसेसिव, बट कंट्रीब्यूशन दोनों का इक्वली होगा। सो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, विच इज नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसमें पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फटाफट से समझाती हूं इसे मैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि दो डिफरेंट एलिल अगर सेम कैरेक्टर के होंगे, तो जो वाला एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट एलिल कहलाएगा, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा वो रिसेसिव एलिल कहलाएगा। सिंपल। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो भले एक्सप्रेस हो रहा है कैपिटल टी, बट ऐसा नहीं है कि स्मॉल टी की कोई वैल्यू नहीं है। वही स्मॉल टी अगर दूसरे स्मॉल टी के साथ मिल गया अगली जनरेशन में, तो वो एक्सप्रेस कर देगा अपने आप को, और कैपिटल टी का कोई नामो निशान नहीं बचेगा, मतलब उसके कैरेक्टर का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। सो यानी कि एक एलिल दूसरे एलिल के प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस नहीं होता। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी जैसे आप कितने साल के होंगे, 14 15 16 साल के होंगे। जब आप 18 साल के हो जाओगे तो ऑफिशियली आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कहलाओगे, एक इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहलाओगे, यानी कि अब आपके पास अधिकार है, आपके पास सारे राइट्स हैं कि आप अपने डिसीजन खुद से ले सको। इसीलिए राइट टू वोट आपको मिलता है आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। उसी तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हर एक एलिल, चाहे वो 1000 अलग तरह के एलिल के साथ जुड़ा हुआ हो, बट वो इंडिपेंडेंटली ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर अब बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। मैंने वैसे आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दिया है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट का, बट फटाफट से हम लोग इनके वर्क को देखते हैं। तो इन्होंने मटर के पौधे में 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को नोटिस किया। पहला कैरेक्टर था प्लांट का सीड कैसा होगा।
ठीक है। अब दो तरह के इसमें कैरेक्टर्स दिख रहे थे। सीड या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ये पहला कैरेक्टर हो गया। सीड या तो येलो होगा या तो ग्रीन हो गया, ये दूसरा कैरेक्टर था। सीड का कलर, सॉरी, फ्लावर का कलर या तो व्हाइट होगा या तो पर्पल होगा, ये तीसरा कैरेक्टर था। पॉड, वो जो छिलका नहीं होता मटर का, जो आप छील के अंदर से मटर निकालते हो, तो वो पॉड या तो फुल होगा यानी इन्फ्लेटेड, या फिर पिचकू सा होगा, कंस्ट्रिक्टेड। आपको दिखता होगा कुछ कंस्ट्रिक्टेड पॉड्स होते हैं जिसमें बाहर से ही पता चल जाता है कितने दाने होंगे इसके अंदर। फिर पॉड का कलर या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। स्टेम का प्लेसमेंट, स्टेम या तो एक्सियल होगी यानी बिल्कुल बीचों बीच होगी, मतलब स्टेम में जो फ्लावर्स लगे हुए होते हैं वो या तो बिल्कुल बीचों बीच होंगे, या फिर ग्रीन लिखा ये गलत है, या फिर टर्मिनल होंगे, यहाँ टर्मिनल होना चाहिए था, या तो टर्मिनल होंगे मतलब पौधे के बिल्कुल आखिरी छोर पर। फिर स्टेम की साइज यानी पौधे का जो हाइट है या तो लंबा होगा, लॉन्ग होगा, या तो शॉर्ट होगा। तो ये डिफरेंट 7 टाइप ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। हर कैरेक्टर के दो पहलू यानी कि दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी कि एल है, या मतलब कि सीड का शेप जो है, शेप इज द कैरेक्टर, और राउंडनेस और रिंकलनेस ये हो गया एल। नाउ, two pink colored flowers on crossing resulted in one red, two pink and one white flower. The nature of the cross will be. क्या हुआ है इस फ्लावर के साथ, बताओ, ऐसा क्या हो गया इस फ्लावर के साथ? क्या लिखा हुआ है? टू पिंक कलर फ्लावर, ये पिंक कलर का फ्लावर है, दो सुंदर सा, इन दोनों का क्रॉस कराया गया। अब इन दोनों का क्रॉस कराने के बाद ना हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इसके जो बच्चे हुए उनमें एक वाइट कलर का फ्लावर निकल गया, ठीक है, एक रेड कलर का फ्लावर निकल गया, और दो फ्लावर निकल गए इनके पिंक कलर के। अब समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हमने तो दोनों पिंक पिंक कलर के ही फ्लावर को क्रॉस किया था, ये रेड और व्हाइट कौन से नए प्रजाति निकल गए? तो ये किस तरह के क्रॉस का नतीजा हो सकता है बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, या नो फर्टिलाइजेशन? ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन में। जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगी, देखो यहां पे मैं बना रही हूं दो हार्ट क्योंकि ये है तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो रिसेसिव कैरेक्टर्स उभर उभर के आएंगे, उभर उभर के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की, तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो एक्सप्रेस हो कम से कम तब जब एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा उस जीनोटाइप में, ठीक है। तो हाइट अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रेजेंस में कम से कम एक एलील कैपिटल टी है तो ये प्लांट टॉल निकलेगा, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट वो होता है जो तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों कॉपीज रिसेसिव ही एलिल हो, ठीक है। जैसे कि अगर स्मॉल टी होगी तभी, यही एक कंडीशन है जब ये प्लांट जो है वो शॉर्ट निकल जाएगा। टॉलनेस के लिए दो कंडीशन है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों केस में यू विल नोटिस टॉलनेस। ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस हम कराते हैं तो वो हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जैसे कि दो तरह के प्लांट हैं, एक प्लांट है कैपिटल टी यानी कि ये प्योर टॉल है, और दूसरा है स्मॉल टी यानी कि ये प्योर क्या है, डॉर्फ है। अब इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, नहीं अगर देखा है ना तो प्लीज देख लेना क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा समझाया मैंने। हाफ हो जाएंगे तो इन दोनों का हाफ, इन दोनों में से कोई एक ही आ पाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का एक ही आ पाएगा और कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम है। तो ये आगे इनके गैमीट्स,
इन गैमीट्स का हुआ क्रॉस यानी फर्टिलाइजेशन, बच्चे के पास आ गए दोनों गैमीट, दोनों तरह के एलिल, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिल। ठीक है, अब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हम सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे यानी इसकी सेल्फिंग कर देंगे, अच्छा ये हो गया F1 जनरेशन, इसकी अगर हम सेल्फिंग कर देते हैं तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गई मदर और यहाँ हो गए फादर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। एक बच्चा होगा जो प्योर टॉल निकलेगा, दो बच्चे होंगे जो हेट्रोजाइगस निकलेंगे बट फिनोटाइप उनका टॉल होगा, और एक बच्चा, एक अभागा बच्चा ऐसा निकल जाएगा जिसमें दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव रिसेसिव कैरेक्टर मिल गया एंड वो निकल गया डॉर्फ। इसीलिए कहते हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको बताया कि जहां पर भी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मदर फादर के रिसेसिव कैरेक्टर्स बच्चे में चले जाएंगे। ठीक है ना, मेंडल ने ब्रीड किया पी प्लांट को अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेट को कंसिडर करते हुए, जैसे कि हाइट ऑफ द पी प्लांट। तो पहले उन्होंने दो प्लांट क्रॉस किए जो कि ट्रू ब्रीड थे। ट्रू ब्रीड का मतलब होता है कि या तो प्योर टॉल या तो प्योर डॉर्फ, अलग अलग हाइट्स के, वन विद टॉल हाइट अदर विद शॉर्ट हाइट। जो पढ़ा दिया है मैंने उसी का थ्योरेटिकल फॉर्म है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ध्यान से देखो इसलिए। द हाइट ऑफ द प्लांट ऑफ स्प्रिंग वॉज ऑल टॉल, सारे ऑफ स्प्रिंग का F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सारे बच्चे टॉल निकल गए, इसीलिए वो उनको F1 जनरेशन बोलते हैं। अगली बार उन्होंने F1 प्लांट्स को एक दूसरे के साथ ही क्रॉस करा दिया यानी सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, और उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में यानी अगली जनरेशन में रेशियो 3:1 का आया है, यानी कि 3 टॉल प्लांट्स हैं लेकिन एक शॉर्ट प्लांट भी है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेट होते हैं टॉल हाइट के वो डोमिनेंट हो जाते हैं शॉर्ट हाइट के ऊपर। यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर बात करें अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो जहां पर हम उधर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक हाइट को कंसिडर करते हुए चल रहे थे, यहां पर हम दो कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे। एक करेंगे सीड का, ये क्या लिखा है मैंने, एक करेंगे सीड का शेप। अब शेप दो तरीके के होते हैं, राउंड या रिंकल्ड, और एक होगा सीड का कलर। अब कलर भी दो तरीके के होते हैं, येलो और ग्रीन। सीड के कलर की बात कर रही हूं मैं। तो राउंड और येलो वाला जो एलिल है ये है डोमिनेंट वाला, और रिंकल्ड और ग्रीन जो है ये है रिसेसिव वाला। तो जब इस तरह का क्रॉस होता है ना, तो ये पूरा जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या पीडीएफ तो आपको ऐप में फ्री में मिल ही जाएगी, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना रहेगा ऐप को। ठीक है, और एनरोल करना रहेगा, और ज्यादा कोई काम नहीं है, 5 मिनट के अंदर ये पीडीएफ आपके हाथ में होगी। बहुत ही प्यारा सा चार्ट है ये, जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अगर एक ऐसा सीड है जो पूरी तरह से प्योर येलो और राउंड है, और दूसरा सीड है जो प्योर ग्रीन और रिंकल्ड है, तो पहला जनरेशन का जो बच्चा है वो हेट्रोजाइगस भले होगा लेकिन वो होगा येलो और राउंड ही। लेकिन अगर आप इसको सेल्फ पॉलिनेट करते हो, आपस में ही सेल्फिंग कराते हो, तो लगभग इतने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, 4 4 8 4 12 और 16, 16 बच्चों में आपको एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो प्योर रिंकल्ड और ग्रीन होगा, 3 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो येलो और रिंकल्ड होंगे, 3 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो राउंड और ग्रीन होंगे, और 9 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो मतलब टचवुड अच्छे उसमें आ गए, मतलब गुड लिस्ट में आ गए, और 9 बच्चों के येलोनेस और येलो कलर और राउंडनेस ही है सीड की। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। Now, cross between tall plant and short pea plant resulted in the progeny that were all tall plant because क्यों क्यों सारे टॉल थे? अगर हमने प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को क्रॉस कराया तो सारे टॉल प्लांट्स क्यों थे? क्योंकि टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट होता है। यस, टॉलनेस डोमिनेंट, शॉर्टनेस डोमिनेंट नो, टॉलनेस रिसेसिव नो, हाइट ऑफ पी प्लांट नॉट। तो पहला वाला आंसर सही होगा। ठीक है, मेंडल चोज 2 पी प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, एक सीड का कलर और सीड का शेप। देखो जो मैंने पढ़ा दिया है उसी का थ्योरेटिकल फॉर्म है। अगेन यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 मार्कर या 3 मार्कर बनने के हाई चांसेस है, आराम से केस बेस्ड क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता ही है।
ठीक है। क्रॉस किया दोनों ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को जिसमें अलग अलग एलिस थे, दो डिफरेंट ट्रेड्स के। तो एक पेरेंट के पास राउंड येलो सीड था, दूसरे के पास ग्रीन रिंकल्ड सीड था। ऑफस्प्रिंग के पास राउंडनेस और येलोनेस दोनों आ गई, जिसके वजह से उसका डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट ट्रेड जो है वो ओवरकम किया। मेंडल ने फिर F1 प्लांट्स को आपस में ही क्रॉस करा दिया। फिर F2 जनरेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेशियो आ रही है 9:3:3:1। अच्छा, एक और बात कह देती हूँ कि ये जो 9:3:3:1 है ना, ये है बेटा फिनो, एक सेकेंड, ये है फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर कैसी होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, पर मैं बता देती हूँ। ये होगी 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये होगा बेटा जीनोटिपिक रेशियो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैसे निकला ये समझने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। बात करें अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो इसका फिनोटाइप या फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 3:1 होता है, और जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। क्योंकि एक प्योर टॉल होता है, दो मिक्स होते हैं हेट्रोजाइगस, और एक प्योर डॉर्फ होता है, इसीलिए इसको जीनोटाइप को हम 1:2:1 कंसिडर करते हैं ना। इनहेरिटेंस में लॉज ऑफ मेंडल देख लो, समझा मैंने पहले ही दिया है, मैं फटाफट से आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट बता देती हूँ कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला लॉ है ये इनहेरिटेंस का। तो जो भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या फिर उस ऑर्गेनिज्म ने अगर वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स वो किए हैं, अक्वायर किए हैं, तो उसमें से एक पेयर जो है पहला जो है F1 जनरेशन में, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है और दूसरा वाला रिसेसिव ट्रेट होता है। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की ईच पेयर ऑफ जीन्स वो सेपरेट होंगे या सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे से ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तो दोनों एक साथ कैरी नहीं किए जा सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। गैमीट कैरीज ओनली वन ट्रेट ऑफ ईच जीन। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास आई कलर की जीन है, जिसको मैं डिनोट करूंगी कैपिटल आई से, तो मेरे पास इसके दो एलिल होंगे, या तो कैपिटल आई होगा, या तो कैपिटल आई स्मॉल आई होगा, या तो स्मॉल आई होगा। तो जब मेरे गैमीट्स बन रहे होंगे ना, यानी मेरा ओवा बन रहा होगा ताकि वो किसी के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करे, तो या तो मेरे पास कैपिटल आई वाला ओवा बनेगा, एग बनेगा, या तो स्मॉल आई वाला एग बनेगा। मान लो दूसरा जो पर्सन है जिसके स्पर्म आ रहे हैं, उसके पास भी स्मॉल आई वाला स्पर्म आ गया, तो इन दोनों के क्रॉस से बच्चे के पास स्मॉल आई आ गया। अगर फादर में कैपिटल आई हुआ और मेरा स्मॉल आई है, तो बच्चे में कैपिटल आई स्मॉल आई होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि एलिल्स फॉर सेपरेट और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ये पास होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मतलब सेपरेट या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स चाहे कैसे भी हो, सेपरेट हो या कॉन्ट्रास्टिंग हो, जैसे ये है, ये कैपिटल आई है, ये वाला आई खुद के लिए इंडिपेंडेंट है, ये वाला खुद के लिए इंडिपेंडेंट है। ये अगर स्मॉल आई के साथ चला गया तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये अगर कैपिटल आई के साथ चला गया तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो यही हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस विथ रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है, दिख रहा है थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया हुआ। तो सीड जो प्रोड्यूस हुई है F1 जनरेशन में, वो कैसी होंगी, दोनों में से किसी एक के पास भी अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो एक्सप्रेशन डोमिनेंस का ही होता है, तो आंसर हो जाएगा राउंड और येलो। अब ये ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं, है ना।
सो डीएनए हर सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो ये इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है ताकि वो स्पेसिफिक प्रोटीन बन सके। हर सेल के पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हर क्रोमोसोम अपने पेरेंट से इनहेरिट किया हुआ होता है। जर्म सेल बनाते वक्त हर जर्म सेल में एक क्रोमोसोम आएगा पेयर में से, यानी बीबी है अगर तो एक भी आएगी गैमीट के अंदर। रैंडमली इनहेरिट होता है फ्रॉम इधर द मदर और द फादर। दो जर्म सेल्स कंबाइन होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम और ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अक्वायर कर लेते हैं ऑफस्प्रिंग में, जिससे स्पीशीज के डीएनए की स्टेबिलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर है, मदर के पास है 46 क्रोमोसोम, फादर के पास है 46 क्रोमोसोम, पर जब गैमीट बन रहा होगा तो इनके ओवा या एग में होगा 23 क्रोमोसोम, इनके भी स्पर्म में होगा 23 क्रोमोसोम। अब ये 23 जब मिक्स होगा तो बच्चे के पास फिर से 46 क्रोमोसोम चला जाएगा, जो कि हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन स्पीशीज का नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आसान है, मतलब बच्चे पता नहीं क्यों इसको डिफिकल्ट मानते हैं, बिल्कुल नहीं है डिफिकल्ट। फादर के पास 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम्स होते हैं जो कि सोमैटिक सेल्स में के फंक्शन के लिए है। उसमें से दो होते हैं एलोसोम। एलोसोम किसको कहते हैं? क्रोमोसोमल क्रोमोसोम, मतलब ये रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम को कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो ये दो क्रोमोसोम फादर के पास होते हैं, एक्स और वाई, और यही दो के मतलब मदर में भी 44 तो ऑटोसोम हो गए और बाकी जो दो हैं उसमें होते हैं एक्स और एक्स। यानी मदर के पास जो जर्म सेल का क्रोमोसोम होगा, जो रिप्रोडक्शन का जो क्रोमोसोम होगा, वो दोनों एक जैसा होगा। फादर के पास दोनों डिफरेंट होंगे, एक्स और वाई। तो अगर बाई चांस फादर का जब स्पर्म बना तो या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। मदर का चाहे जो भी जितने भी गैमीट बनेंगे, हर एक गैमीट में एक ही तरह का क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम। तो अगर मदर का एक्स और फादर का एक्स मिल गया तो एक्स एक्स हो गया। एक्स एक्स हमेशा मदर यानी फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फीमेल चाइल्ड विल बी बॉर्न। बट अगर फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल गया तो बच्चा जो होगा वो एक्स वाई होगा और मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न। ठीक है, यही है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बहुत आसान। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, इसको आप लोग अपना याद करके और अपने एग्जाम में लिख सकते हो। Human chromosomes are present in pair with one copy inherited from each parent. 22 pairs of such chromosome are called autosomal chromosome. One pair जो है वो determine करते हैं sex of individual, इसीलिए उसे sex chromosome बोला जाता है। Women के पास XX chromosome होते हैं, men के पास XXY X और Y chromosome होते हैं। Y chromosome shape में X chromosome के मुकाबले छोटा होता है, जैसे ये X chromosome है तो वाई क्रोमोसोम ना कुछ इस तरीके का होता है, इसीलिए वाई शेप का होने की वजह से इसका नाम वाई क्रोमोसोम है। तो ये डिफरेंस है एक्स और वाई क्रोमोसोम में। तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम जो वो अपने फादर से इनहेरिट कर रहा है, मतलब फादर ही डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा जो है उनका वो बेटा होगा या बेटी होगी। नाउ कमिंग टू सम क्वेश्चंस, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन कर लो फटाफट से। ह्यूमन मेल्स में ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। दिस और दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आर, सारे परफेक्टली पेयर्ड हैं एक को छोड़कर। वो कौन से हैं? एक पेयर को छोड़कर वो कौन से हैं? एक्स और वाई वाले। तो 3 और 4 विल बी द आंसर, सी ऑप्शन। मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय X chromosome in the zygote? No. Y chromosome in the zygote? Yes. Cytoplasm? No. Segregated by chance? नहीं। Zygote which has X chromosome inherited from the father वो डेवलप होगा किसमें? बॉय में या गर्ल में? गर्ल में। ठीक है, तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बच्चों पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ
कल हम लोग आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर फिनिश करेंगे। आई होप आपको मजा आया, आपको चीजें समझ में आई। बट अगेन अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि हम एग्जाम से पहले जितने भी क्लासेस लें, चाहे वो लाइव सेशंस हो या रिकॉर्डेड हो, आपका हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये वाला अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा, इस सेशन का अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है मेरे ऐप पे, सोनम मोहिनी बायोलॉजी, और ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। जो बच्चे एक सेकेंड iOS यूजर हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि आपको ये कैसे मिलेगा। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, क्लास प्लस वाला ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर आप जाओगे माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। और उसके बाद आपसे ORG कोड पूछा जाएगा। वो ORG कोड है JYEDDK, ठीक है। ये ORG कोड डालोगे, सीधा मेरा ऐप ओपन होगा और वहां पे आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, कल मिलते हैं आर एनवायरमेंट चैप्टर के साथ, एंड इंग्लिश भी पढ़ते रहो साथ में।